बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में हम करेंगे एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस। हर सेंटेंस को नेचुरली बोलेंगे नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स की तरह, जैसे कोई अंग्रेज आपस में बात करते हैं। उनके जो सेंटेंसेस होते हैं वो समझ नहीं आते। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपको इंग्लिश समझ में आ रही है लेकिन सेंटेंस बोलते समय स्टार्टिंग नहीं होती या वर्ड्स याद नहीं आते, तो आप इस सेशन को पूरा देखिएगा। प्रॉब्लम भी आपको समझ में आ जाएगी और सॉल्यूशन भी इसी सेशन में मिल जाएगा। सो आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। द सेशन इज नॉट गोना बी वेरी लॉन्ग, इट विल हार्डली बी 12 और 15 मिनट्स मैक्सिमम आई बिलीव। तो स्टे ट्यून्ड, वॉच इट टू द एंड और पूरा का पूरा सेशन देखने के बाद फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। तो मैं और मेरा दोस्त घूमने जा रहे हैं। अब देखिए, एक्चुअल में क्या होता है, ट्रांसलेशन के पीछे पढ़ते हैं तो समस्या आती है। सिचुएशन समझिए कि हम कहना क्या चाहते हैं। अब इस बात को कितने तरीके से कहा जा सकता है या इस सिचुएशन में क्या क्या कहा जा सकता है, ये चीजें हमको सीखनी होती हैं। मैं और मेरा दोस्त घूमने जा रहे हैं। माई फ्रेंड एंड आई आर गोइंग आउट। एक तरीके से हमने ये कह दिया। मैं तीन चार इसके एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कितनी आसान है इंग्लिश। माई फ्रेंड एंड आई आर गोइंग आउट। पहला तो तरीका यह है कि हमको इसको एडॉप्ट करना ही पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा। ये तरीका है कहने का, राइट। माई फ्रेंड एंड आई आर गोइंग आउट, हम बाहर जा रहे हैं। माई फ्रेंड एंड आई आर गोइंग ऑन ए ट्रिप। ऑन ए ट्रिप आप इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा एक दो दिन के लिए जा रहे हैं तो। माई फ्रेंड एंड आई आर गोइंग फॉर ए ट्रिप। ऑन और फॉर दोनों आप कह सकते हैं। तीसरे तरीके से भी आप कह सकते हैं, माई फ्रेंड एंड आई आर हेडिंग आउट। हेडिंग आउट का मतलब भी वही है कि हम निकल रहे हैं घूमने के लिए। वो एक नेचुरल तरीका है, अंग्रेज इसको इस तरीके से कह देता। ये तो थे चार इसको वेरिएशन कहने के, राइट। अब यहाँ पर आती है थोड़ी ग्रामर की बात। माई फ्रेंड एंड आई के अलावा आप कह सकते हैं मी एंड माई फ्रेंड। मी एंड माई फ्रेंड आर गोइंग आउट, राइट। मी एंड माई फ्रेंड आर गोइंग आउट, ऐसे भी आप कह सकते हैं। या फिर आप एक और तरीके से कह सकते हैं, आई एंड माई फ्रेंड आर गोइंग आउट। देखिए, यहाँ पर हम माई फ्रेंड से स्टार्ट कर रहे हैं, माई फ्रेंड एंड आई आर गोइंग आउट। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, आई एंड माई फ्रेंड आर गोइंग आउट। तो बहुत ही ज्यादा ग्रामर की किताबें नहीं पढ़नी है। ग्रामर के हिसाब से तो पूरी की पूरी इंग्लिश ही गलत है, राइट। मैसेज हमको पहुंचाना आना चाहिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, सामने वाले तक हमारा मैसेज पहुंच रहा है क्लियरली या नहीं। दैट्स ऑल अबाउट स्पीकिंग गुड इंग्लिश, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। पूरा सेशन आप देखिएगा, मैं हर सेंटेंस के दो तीन ऑल्टरनेट आपको बताता चलूंगा। आपको लगेगा अरे यार ये तो मैं बोल सकता था लेकिन बोला नहीं मैंने, राइट। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? अब इसी चीज को मुझे पूछना है, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। अब इसका लिटरल वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे तो रुक जाएंगे, राइट। एक तो ये तरीका है, वेयर आर यू बोथ गोइंग। ऐसे कह दिया मैंने, वेयर आर यू बोथ गोइंग, या फिर वेयर बोथ ऑफ यू आर गोइंग। वेयर बोथ ऑफ यू आर गोइंग ऐसे कह सकते हैं, या फिर वेयर आर यू बोथ गोइंग। और भी कई तरीके से इसको स्ट्रक्चर किया जा सकता है अगर समय ज्यादा हो तो, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। और तुम किसके साथ जा रहे हो? तुम किसके साथ जा रहे हो? अब देखिए, इसको कितने तरीके से कहा जा सकता है और आपको आते होंगे ये सारे के सारे तरीके। हु आर यू गोइंग विद, पहला तरीका ये है, हु आर यू गोइंग विद। ये कैजुअल तरीका है, हु का भी इस्तेमाल कर लेते हैं और यहाँ पर आप हुम आर यू गोइंग विद भी कह सकते हैं। हुम आर यू गोइंग विद, हु आर यू गोइंग विद डजंट मेक एनी डिफरेंस। कोई दोनों में डिफरेंस नहीं है, दोनों तरीके से आप कह सकते हैं। हुम लगा दिया तो आपने फॉर्मली कह दिया और हु आर यू गोइंग विद कैजुअली कह दिया। या फिर एक तीसरे तरीके से कह सकते हैं, हु इज टैगिंग अलोंग। हु इज टैगिंग अलोंग। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको कोई दोस्त आपके पास में आता है, वो कहता है माई फ्रेंड एंड आई आर गोइंग आउट, या फिर माई फ्रेंड एंड आई गोइंग ऑन अ ट्रिप। तो आप पूछ सकते हैं उससे, हु इज टैगिंग अलोंग। टैगिंग अलोंग है कैजुअल वर्जन की हु आर यू गोइंग विद। टैगिंग अलोंग, कौन मजे करेगा तुम्हारे साथ, कौन जा रहा है, हु इज योर कंपेनियन। तो आप कह सकते हैं हु इज टैगिंग अलोंग, टैगिंग अलोंग, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। तुम कितने दिन के लिए जा रहे हो? तुम कितने दिन के लिए जा रहे हो? अब इसको भी कई तरीके से हम कह सकते हैं, इजीली भी कह सकते हैं और थोड़ा सा घुमा फिरा के भी कह सकते हैं। हाउ मेनी डेज आर यू गोइंग फॉर। हाउ मेनी डेज आर यू गोइंग फॉर, एक लास्ट में हमने फॉर लगा दिया। दूसरे तरीके से आप कह सकते हैं इसको, फॉर हाउ मेनी डेज आर यू गोइंग। फॉर हाउ मेनी डेज आर यू गोइंग। या फिर ये सही तरीका है, हाउ मेनी डेज आर यू गोइंग फॉर, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। गुलाब का पौधा किसने उखाड़ दिया? गुलाब का पौधा किसने उखाड़ दिया? अब इसको, एक तो है लिटरल वर्ड इस्तेमाल करना, एक है मैसेज को पहुंचा देना कोई भी उससे मिलता जुलता वर्ड इस्तेमाल करके। तो लिटरल शब्द का इंतजार नहीं करना है कि वो ट्रांसलेशन याद नहीं आ रहा तो मैं सेंटेंस ही नहीं बोलूंगा, घुमा फिरा के बोलनी होती हैं बातें हमको। सो हु अप्रूटेड द रोज प्लांट, एक तरीका ये है। हु अप्रूट करना ही है, मतलब जड़ से उखाड़ देना। हु अप्रूटेड द रोज प्लांट, एक तरीका ये हो गया। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, हु प्लग्ड द रोज प्लांट। ऐसे भी आप कह सकते हैं, हु प्लग्ड द रोज प्लांट। तीसरे तरीके से कह सकते हैं, हु पुल्ड आउट द रोज बुश।
हु पुल्ड आउट द रोज बुश। आप ऐसे भी कह सकते हैं झाड़ी, बुश मतलब झाड़ी होता है, तो हम हिंदी में भले नहीं कहते हैं कि गुलाब की झाड़ी, गुलाब का पौधा ही कहते हैं हमारे यहाँ, लेकिन इंग्लिश में कह दिया जाता है हु पुल्ड आउट द रोज बुश, किसने गुलाब का पौधा जो है वो उखाड़ दिया। अगर इसी चीज को कहने का आपको कोई आइडिया आपके माइंड में आ रहा है कि इसको और भी एक तरीके से कहा जा सकता है, तो प्लीज अपने जो सेंटेंसेस हैं, हर सेंटेंस को और तरीके से कहा जा सकता है, उनको कमेंट सेक्शन में लिखते चलें। डोंट बी लेजी एट राइटिंग, लिखते चलिएगा। आपके सेंटेंसेस ठीक होंगे देन आई विल गिव यू ए लाइक, और अगर गलत होंगे तो हम उनको करेक्ट करेंगे, राइट। शायद बंदर ने उखाड़ दिया। अब सामने वाला बंदा रिप्लाई कर रहा है कि शायद बंदर ने उखाड़ दिया। मैं क्या पूछ रहा हूँ, हु पुल्ड आउट द रोज बुश, किसने गुलाब का पौधा बिगाड़ दिया, राइट। शायद बंदर ने उखाड़ दिया, मे बी अ मंकी डिड इट। बार बार यूज करने की जरूरत है ही नहीं, मे बी अ मंकी अपरूटेड द प्लांट, ऐसे कह सकते हैं, या फिर मे बी अ मंकी डिड इट, हो सकता है कि बंदर ने उखाड़ दिया। नाउ बंदरों ने नाक में दम कर रखा है। एक चीज़ और है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। वहाँ पे बेल जैसा कोई आइकन दिखेगा आपको वीडियो के नीचे, क्योंकि लगभग रोजाना हमारा एक वीडियो अपलोड होता है, तो जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा, जिससे कि कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। और दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर। देखिए, लाइव क्लासेस के दो फायदे होंगे। सबसे पहले तो हम आपको अपने कम्युनिटी में, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहाँ पर आपको एक एटमॉस्फेयर मिल जाएगा, कम्युनिटी मिल जाएगा। आप ग्रुप में दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं, और ग्रुप में कॉन्वर्सेशन चलते रहते हैं। तो वहाँ पर आपको इसी प्रकार के ऑल्टरनेट सीखने को मिलते हैं। कोई व्यक्ति बेसिक इंग्लिश लिखता है, कोई ग्रामर फ्रीक होता है, वो पूरा ग्रामर के हिसाब से सेंटेंस बनाता है, कोई ब्रॉड वोकेबलरी किसी को आती है, वो अपने अजीब गरीब वर्ड्स इस्तेमाल करता है। तो इस प्रकार के जब आप डिस्कशन में ग्रुप में प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, पूरा दिन एक एटमॉस्फेयर मिल जाता है, राइट। और दूसरा, शाम को जब हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, तो वहाँ पर भी वी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे तक हम डिस्कशन ही करते हैं कि इस बात को कैसे कहा जा सकता है, क्या इंग्लिश में इस बात को कहने के लिए कोई ईडियम है या नहीं है, या फिर इस सेंटेंस को मैंने बनाया है ये ग्रामेटिकली ठीक है या नहीं। तो जब एक 1.5-2 घंटा रोजाना आप सेशन में बिताएंगे, 150-200 सेंटेंसेस रोजाना सुनेंगे, नए नए ग्रामेटिकल रूल्स को रोजाना सुनेंगे, तो कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली, फास्ट एंड कॉन्फिडेंटली द वे यू वांट टू स्पीक। एक ही तरीका है, स्पेंड टाइम इन द कम्युनिटी एंड लिसन टू द इंग्लिश एज मच एज यू कैन। कम्युनिटी में समय बिताइए जहाँ इंग्लिश बोली जा रही है, और सुनते रहिए, सुनते जाएंगे, एडॉप्ट करते चले जाएंगे, राइट। और जहाँ तक फीस का सवाल है, बहुत ही मिनिमल सा अमाउंट हम चार्ज करते हैं फीस के नाम पे, तो फीस की बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करनी है। फ्री टाइम है, और फ्री टाइम नहीं भी है तब भी लाइव क्लासेस में ज़रूर आइएगा, और सेशन को पूरा देखने के बाद प्लीज फीडबैक जरूर दीजिएगा, इस सेशन से थोड़ी बहुत भी आपको हेल्प मिली या नहीं मिली, राइट। सो बंदरों ने नाक में दम कर रखा है। अब देखिए, इसको हम कई तरीके से कह सकते हैं, सिचुएशन है, ईडियम हिंदी का है नाक में दम करना, राइट। अब इसका ईडियम इंग्लिश में मिलना मुश्किल है, तो हम सिचुएशन बता सकते हैं ना कि भाई परेशान कर रखा है बंदरों ने हमको। मंकीज आर क्रिएटिंग अ मैस, मंकीज आर क्रिएटिंग अ मैस, यानी कि बंदरों ने मेस कर रखा है, यानी मेस मतलब ही है किसी चीज को बिगाड़ना, नुकसान करना, परेशान कर देना। मंकीज आर बॉदरिंग अ लॉट दीज डेज, मंकीज आर बॉदरिंग अ लॉट दीज डेज। और भी कई सारे तरीके इस चीज को हो सकते हैं कहने के, राइट। इनका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मंकीज आर क्रिएटिंग अ मैस, इनका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो आई हैव टू डू समथिंग अबाउट देम। अबाउट का हम ऐसी कंडीशन में इस्तेमाल कर लेते हैं जब मुझे किसी चीज का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, कोई उपाय करना पड़ेगा। आई हैव टू डू समथिंग अबाउट मंकीज, बंदरों का कुछ करना पड़ेगा। देखिए, एक है आई हैव टू डू समथिंग फॉर मंकीज, यानी बंदरों के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, उनकी सहायता की यहाँ बात हो गई है, फॉर लगा दिया तो उनके बेनिफिट की बात कर रहा हूँ। आई हैव टू डू समथिंग फॉर मंकीज, वो भूखे मर रहे हैं, दे आर स्टार्विंग, आई हैव टू डू समथिंग फॉर मंकीज, ये पॉजिटिव हो गया। लेकिन आई हैव टू डू समथिंग अबाउट मंकीज, यानी इनका कोई ना कोई मुझे उपाय करना पड़ेगा, राइट। तो ये चीजें हैं एक्शन में, इनको कोई समझने के लिए किताब पढ़ने बैठेंगे तो पढ़ते ही रह जाएंगे। तरीका यही है कि सुनते जाइए, समझते जाइए, कहाँ अबाउट कहाँ फॉर, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हारे पास कितने पैसे बचे, तुम्हारे पास कितने पैसे बचे हैं। हाउ मच मनी डू यू हैव लेफ्ट, बिल्कुल सिंपल, हाउ मच मनी डू यू हैव लेफ्ट, तुम्हारे पास कितने पैसे बचे हैं। नाउ तुमने जितने दिए थे पूरे ही बचे, तुमने जितने दिए थे पूरे ही बचे हैं। आई हैव ऑल द मनी दैट यू गेव मी, आई हैव ऑल द मनी दैट यू गेव मी, जो तुमने दिए थे, आई हैव ऑल द मनी दैट यू गेव मी। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, इनको कहने के और भी तरीके हो सकते हैं, तो आप प्लीज अपने सेंटेंसेस भी लिखते चलें, राइट। और एक चीज, कौन से स्टेट से आप इस सेशन को देख रहे हैं, प्लीज फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा, हमें पता चलना चाहिए कहाँ कहाँ से आप हमारी वीडियोस देखते हैं। ओके, सो कौन सा स्टेट है आपका, इंग्लिश में लिखिएगा कौन से स्टेट से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। ओके, सो लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने कुछ भी खर्च नहीं किया है।
आई हैव ऑल द मनी दैट यू गेव मी, जो तुमने मुझे दिए थे, मैंने कुछ भी खर्च नहीं किया है। आई हैवंट स्पेंट एनीथिंग, मैंने कुछ भी खर्च नहीं किया है। आई हैवंट स्पेंट एनीथिंग, हैव नॉट का शॉर्ट फॉर्म है हैवंट। आई हैवंट स्पेंट एनीथिंग ऑफ इट। आई हैव ऑल द मनी दैट यू गेव मी, आई हैवंट स्पेंट एनीथिंग ऑफ इट, मैंने उसमें से कुछ भी खर्च नहीं किया है। आई हैवंट स्पेंट एनीथिंग ऑफ इट, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, बुरे हमें बुरे वक्त के लिए पैसे बचाने चाहिए। अब ये एक सेंटेंस है अजीब सा, लोग कहते हैं बार बार कि हमें बुरे वक्त के लिए पैसे बचाने चाहिए। वी शुड सेव द मनी फॉर रेनी डेज। अब यहाँ पर इंग्लिश में ईडियम यूज कर लिया हमने, एक फ्रेज यूज कर लिया, रेनी डेज मतलब वही बुरा वक्त, मुश्किल समय के लिए पैसे बचाने चाहिए। वी शुड सेव द मनी फॉर रेनी डेज। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, ये कैसी बात कर रहे हो। अब दूसरा दोस्त सुन के थोड़ा चौंक गया, वो कह रहा है ये कैसी बात कर रहे हो। अब ये एक एक्सप्रेशन है, हिंदी में हमने कहा ये कैसी बात कर रहे हो यानी डिसएग्री है, राइट। वो अजीब सा साउंड कर रहा है। अब हिंदी में कह सकते हैं इस चीज को हम, लेकिन इंग्लिश में इसको कहने के लिए अलग शब्द इस्तेमाल होंगे। व्हाट यू टॉकिंग अबाउट। अगर सामने वाला कहता है वी शुड सेव मनी फॉर रेनी डेज, अगर आपको डिस्कनेक्ट जताना ही है कि नहीं मैं एग्री नहीं करता, तो आप कह सकते हैं डजंट मेक एनी सेंस। जो आपने कहा डजंट मेक एनी सेंस, कोई मतलब अच्छी नहीं लगी ये बात मुझे, राइट। तो एक्सप्रेशंस होते हैं ना कि शब्द होते हैं। फीलिंग है, उस फीलिंग को कैसे एक्सप्रेस करना है, क्या क्या कह के उस फीलिंग को एक्सप्रेस किया जा सकता है, ये चीज़ें हमको सीखनी होगी। ये कैसी बात कर रहे हो, व्हाट यू टॉकिंग अबाउट। वो बंदा अपना ओपिनियन देने वाला है, पहले मैं पैसे बचाऊं और उसके बाद पैसे इस्तेमाल करने के लिए बुरे वक्त का इंतजार करूं। ने वाला कह रहा है वी शुड सेव मनी फॉर रेनी डेज, हमें बुरे वक्त के लिए पैसे बचाने चाहिए। दूसरा बंदा कह रहा है पहले तो मैं पैसे बचाऊं और फिर उन पैसों को इस्तेमाल करने के लिए बुरे वक्त का इंतजार करूं, क्योंकि वो बुरे वक्त के लिए बचाए हैं। तो इसलिए यू मीन टू से, तुम्हारा मतलब ये है, या फिर यू वांट टू से फर्स्ट आई शुड सेव द मनी एंड देन वेट फॉर द टफ टाइम्स, दैट्स व्हाट यू वांट टू से। ये कहना चाहते हो कि फर्स्ट आई शुड सेव द मनी एंड देन वेट फॉर द टफ टाइम्स, बुरे वक्त का फिर मुझे इंतजार भी करना चाहिए, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, मेरा वो मतलब नहीं है। सामने वाला दोस्त सफाई दे रहा है, मेरा वो मतलब नहीं है। कई तरीके से कह सकते हैं आप इस चीज को, दैट्स नॉट व्हाट आई मेंट। तो मैंने कहा दैट्स नॉट व्हाट आई मेंट, मेरा वो मतलब नहीं था, राइट। दैट्स नॉट व्हाट आई मेंट। दूसरे तरीके से कह सकते हैं आई डिडंट मीन दैट, आई डिडंट मीन दैट। डिडंट लगा दिया किसी सेंटेंस में, आई डिडंट मीन दैट, तो मीन का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, और यहाँ पर डिड नहीं है इस वाले सेकंड वाले सेंटेंस में, सो दैट्स नॉट व्हाट आई मेंट। मीन का मेंट हो गया है इसमें, राइट। इतना बेसिक तो आपको पता ही होगा ग्रामर, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, और अगर नहीं पता है तो फिर आप मेरे चैनल पर जाके ये जो सीरीज़ है, ये मेरे ख्याल से 162वां वीडियो है, डे 1 से आप देखना शुरू करिएगा। शुरुआत के 3 या 4 वीडियोस में पूरा का पूरा ग्रामर कवर हो गया है। आप उन वीडियोस को देख लेंगे तो आप कहेंगे हाँ अब ग्रामर का कोई कंसेप्ट ऐसा नहीं जो मुझको पता नहीं है, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, अब वो सुनो जो मैं कह रहा हूँ, अब वो सुनो जो मैं कह रहा हूँ। नाउ लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग, क्या सुनो, लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग, जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो। नाउ लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग, अब इतना कहने की जरूरत है ही नहीं, आप ऐसे भी कह सकते हैं नाउ लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी नाउ, राइट। तो शब्दों को इस्तेमाल नहीं करना है, सिचुएशन को एक्सप्रेस करना है। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, बुरे वक्त से ज्यादा अच्छे वक्त के बारे में सोचो। बंदा कह रहा है, अब वो अपना डिस्कनेक्ट जता रहा है, वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि बुरे वक्त का इंतजार करो ही मत, सोचो ही मत उसके बारे में, अच्छे वक्त के बारे में सोचो तो अच्छा ही रहेगा सब। बुरे वक्त से ज्यादा अच्छे के बारे में सोचो। गो फॉर द गुड टाइम्स इंस्टेड ऑफ बैड टाइम्स। हम यहाँ पर एस का इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए टाइम और टाइम्स, ये नेचुरली तरीका है, वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। अब इनकी बहुत ज़्यादा बखिया नहीं उधेड़ेंगे, राइट। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अडॉप्ट ही कर लेनी पड़ती हैं। होप फॉर द गुड टाइम्स इंस्टेड ऑफ बैड टाइम्स, यानी बुरे वक्त के बजाय अच्छे वक्त के बारे में सोचो। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, होने को कोई नहीं टाल सकता। अब ये एक ईडियम है हिंदी का, होने को कोई नहीं टाल सकता। यू कैन नॉट स्केप व्हाट्स मीन टू बी, यू कैन नॉट स्केप व्हाट्स मीन टू बी, जो होना है वो होगा ही। यू कैन नॉट स्केप व्हाट्स मीन टू बी, ये अपने आप में फ्रेज से बना हुआ इंग्लिश में, होने को कोई नहीं टाल सकता, यानी कि यू कैन नॉट स्केप, आप बच नहीं सकते। यू कैन नॉट अवॉइड, स्केप मतलब है बच के निकलना, जो होगा आपके साथ वो होके रहेगा। यू कैन नॉट स्केप व्हाट्स मीन टू बी, जो होना है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, जो होना है वो होकर रहेगा। इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, जो होना है वो होकर के रहेगा। व्हाट्स बाउंड टू हैपन विल हैपन, व्हाट्स बाउंड टू हैपन विल हैपन। बाउंड मतलब है कि लिखित है, बाउंड है मतलब बाध्य है। व्हाट्स बाउंड टू हैपन विल हैपन। एक चीज और है, हमारे साथ समस्या और ज्यादा कहां पर आ जाती है,
कोई भी हिंदी इंग्लिश का सेंटेंस जब हम सुनते हैं तो हम उसका हिंदी ट्रांसलेशन करने लग जाते हैं और फिर वो हिंदी के शब्द मैच नहीं करते, हमको लगता है ऊट पटांग साउंड कर, हिंदी में ऊट पटांग साउंड कर रहा है लेकिन इंग्लिश में वो ऐसे ही बोला जाता है। पूछना ये है कि सिचुएशन में, कौन सी सिचुएशन में कहा गया, उस सिचुएशन में सूट कर रहा है या नहीं कर रहा। इंग्लिश में दोनों भाषाओं को कनेक्ट नहीं करना है ज्यादातर ना। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। आज इंटरनेट बहुत धीरे चल रहा है, आज इंटरनेट बहुत धीरे चल रहा है। हाउ वुड यू से दिस इन इंग्लिश? बहुत इजी सेंटेंस है, आप बोल के देखिए। टेक अ पॉज, पहले आप लिखिए पॉज करके, उसके बाद फिर आप चेक करिएगा। आगे के सेशंस आप ऐसे ही चेक करिए, आगे के जो सेंटेंसेस हैं पहले आप लिखें अपने आप से या अपने माइंड में सोच लीजिए और फिर देखिएगा। आज द इंटरनेट इज रनिंग वेरी स्लो टुडे, द इंटरनेट इज रनिंग वेरी स्लो टुडे। आप रनिंग हटा भी सकते हैं, द इंटरनेट इज वेरी स्लो टुडे, द इंटरनेट इज वेरी स्लो टुडे। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। क्या तुम्हारे मोबाइल में इंटरनेट चल रहा है? क्या तुम्हारे मोबाइल में इंटरनेट चल रहा है? इज द इंटरनेट वर्किंग ऑन योर मोबाइल? इज द इंटरनेट वर्किंग ऑन योर मोबाइल? क्या तुम्हारे मोबाइल में चल रहा है? इज द इंटरनेट वर्किंग ऑन योर मोबाइल? और देखिए फर्क है, द इंटरनेट इज रनिंग वेरी स्लो, यहाँ पर वर्किंग नहीं है, यहाँ रनिंग है, और यहाँ पर इज द इंटरनेट वर्किंग ऑन योर मोबाइल, क्या तुम्हारे मोबाइल में इंटरनेट चल रहा है, राइट। लेकिन हिंदी में दोनों जगह चलना है, राइट। तो शब्दों का कोई ट्रांसलेशन है ही नहीं, सिचुएशन के हिसाब से सुनना पड़ेगा। हाँ भाई, बंदे ने उस सिचुएशन में रनिंग कहा था, दूसरी सिचुएशन में वर्किंग कहा था, राइट। ऐसा नहीं है पूरी इंग्लिश सुननी पड़ेगी, मुश्किल से आप 4-5 हज़ार सेंटेंसेस सुन लेंगे तो समझ लीजिए हर तरीके की सिचुएशन सुन चुके होंगे आप। 5 हज़ार सेंटेंसेस सुनने के लिए मैक्सिमम आपको ये 150 वीडियोस में कम से कम वो सारे सेंटेंसेस 3-3 4-4 बार मैंने ऑलरेडी रिपीट करे हुए हैं। कोई भी ऐसा कंसेप्ट मुझे लगता नहीं कि जो मिस हुआ है बताने के लिए, सारी की सारी इंग्लिश इन वीडियोस के अंदर अब आपको मिल जाएगी। ये तो हम रिपीट कर रहे हैं, हम रिवीजन कह सकते हैं ना। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। मेरे मोबाइल में तो बिल्कुल भी सिग्नल नहीं आ रहा, तो आई एम नॉट गेटिंग एनी सिग्नल ऑन माई मोबाइल। बिल्कुल सिंपल, मेरे मोबाइल में सिग्नल नहीं आ रहा है, आई एम नॉट गेटिंग एनी सिग्नल ऑन माई मोबाइल, बिल्कुल भी सिग्नल नहीं आ रहा है। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। चेक करना कि वाईफाई ऑन भी है या नहीं, चेक करना कि वाईफाई ऑन भी है या नहीं। प्लीज चेक इफ द वाईफाई इज ऑन और नॉट, प्लीज चेक इफ द वाईफाई इज ऑन। इतना कह के भी छोड़ सकते हैं, प्लीज चेक इफ द वाईफाई इज ऑन, यहां तक कह के छोड़ सकते हैं। तो और नॉट जो है वो लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, वरना इतना भी कह के छोड़ा जा सकता है। इफ अगर हमने यूज कर लिया तो सामने वाला समझ जाएगा कि दूसरा ऑप्शन इसका ऑपोजिट ऑटोमेटिकली है इसमें। प्लीज चेक इफ द वाईफाई इज ऑन, सामने वाला समझ जाएगा कि चेक करो ऑन है या ऑफ है, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। मेरी गलती हो गई। अब ये वाली गलती का ये एक लहजा है कहने का, मेरी गलती हो गई। इस कंडीशन में क्या होगा, आगे के 3 सेंटेंस देखेंगे तो समझ आएगा कि आई मेड अ मिस्टेक। इस कंडीशन में और ज्यादा नेचुरल साउंड करता माई बैड। माई बैड का मतलब है कि मैंने कोई गलती कर दी और मैं उसको एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ और सॉरी भी महसूस कर रहा हूँ उसके लिए। तो माई बैड या फिर आई मेड अ मिस्टेक, दोनों तरीके से कह सकते हैं। अब मेरी गलती क्या हो गई, मैंने सारे स्विच बहुत नीचे लगवा दिए, इलेक्ट्रिक स्विच, मैंने सारे के सारे स्विच बहुत ज़्यादा नीचे लगवा दिए। अब आप इसको बोल के देखिए एक बार इंग्लिश में, पॉज करिए, लिखिए कि मैंने सारे स्विच नीचे लगवा दिए। तो हाउ वुड यू से दिस इन इंग्लिश? फिक्स करा दिए, सेट कर दिए, एडजस्ट कर दिए, प्लेस कर दिए, क्या किया है आपने? चारों कहे जा सकते हैं। कहने की बात ये थी कि आई सेट ऑल द स्विचेस एट लोअर हाइट, आई सेट ऑल द स्विचेस एट लोअर हाइट। अब होता है क्या, यहाँ हम फिर से अटक जाएंगे। सारे स्विच नीचे लगवाए हैं, किससे? मैकेनिक से लगवाए हैं। आई हैव गॉट फिक्स्ड, आई हैव गॉट सेट, कहने की जरूरत नहीं है। आई सेट ऑल द स्विचेस एट लोअर हाइट, मैंने नीचे लगवा दिए। और ज्यादा इसको नेचुरली कहें, अंग्रेज की तरह कहें तो आई सेट ऑल द स्विचेस वे टू लो। आई सेट ऑल द स्विचेस वे टू लो, वे टू मतलब बहुत ही ज्यादा नीचे लगवा दिए हैं। आई सेट ऑल द स्विचेस वे टू लो। देखिए एक्चुअल में क्या है, शब्दों को ट्रांसलेट नहीं करना है। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। बच्चे पूरे दिन स्विच ऑन और ऑफ करते रहते हैं। माई बैड, आई सेट ऑल द स्विचेस वे टू लो। बच्चे पूरा दिन स्विचेस को ऑन और ऑफ करते रहते हैं। यहाँ बच्चे, दे कीप टर्निंग द स्विचेस ऑन एंड ऑफ ऑल डे लॉन्ग, दे कीप टर्निंग द स्विचेस ऑन एंड ऑफ ऑल डे लॉन्ग, पूरा पूरा दिन दे कीप टर्निंग द स्विचेस ऑन एंड ऑफ, ऑन और ऑफ करते रहते हैं। नाउ लुक एट द लास्ट सेंटेंस। पहले आप इसको बना के देखिएगा, जैसा भी लिखा जाए आप लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। जो चीज़ बंद रहनी चाहिए उसे चला देते हैं और जो चीज़ चलनी चाहिए उसे बंद कर देते हैं। जो चीज़ बंद रहनी चाहिए, दे कीप टर्निंग द स्विचेस ऑन एंड ऑफ ऑल डे लॉन्ग, जो चीज़ बंद रहनी चाहिए उसे चला देते हैं और जो चीज़ चलनी चाहिए उसको बंद कर देते हैं। अब समस्या पता है कहाँ पर आएगी, अगर हम इस सेंटेंस को यहीं से शुरू करेंगे। जो चीज़, द इक्विपमेंट्स,
द थिंग्स, इन चीज़ों को सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। दे टर्न ऑन व्हाट शुड स्टे ऑफ। टर्न ऑन कर देते हैं, क्या चीज़ कर देते हैं, दे टर्न ऑन व्हाट शुड स्टे ऑफ, जो चीज़ बंद रहनी चाहिए दे टर्न इट ऑन। दे टर्न ऑन व्हाट शुड स्टे ऑफ एंड टर्न ऑफ व्हाट शुड बी ऑन। राइट। बिल्कुल छोटे छोटे से सेंटेंसेस हैं, लेकिन समस्या फिर से कहाँ आ जाती है, अगर मैं ये चीज़ें इस्तेमाल करने की कोशिश करता, जो चीज़ बंद रहनी चाहिए, मैं जो चीज़ को अगर लगाता, तो फिर मज़ा नहीं आता। तो आप इस सेशंस को कम से कम, इस प्रकार के सेशंस को देखते चले जाइए, सुनते चले जाइए। ग्रामेटिकल कंसेप्ट कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड मैंने यूज़ करे हुए हैं जो एक बार में शायद समझ ना आए। डोंट स्टिक टू इट। समझने की उस वक्त कोशिश नहीं करनी है, रिपीटेडली आप सुनेंगे दूसरे किसी सेशन में तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। राइट। इजीली हल्के दिमाग से देखते चले जाना है, खुद से आप कहेंगे 10-15 सेशन देखने के बाद कि हाँ, अब इंग्लिश बड़े आराम से समझ में आ रही है और सेंटेंसेस बन भी रहे होंगे। सो इस सेशन के बारे में प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और प्रैक्टिस करते रहें। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।